अगर देखो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट्स एन आइडियल सिचुएशन। कि भाई जैसे आयोनिक बॉन्ड का क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके, जैसे Na प्लस NaCl है, Na प्लस बना, Cl माइनस बना. Now these are two ions, spherical ions, कैटायन और एनायन, और इनको होल्ड करने वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट वी कॉल आयोनिक बॉन्ड. और ये चार्जेस प्लस और माइनस एग्जैक्टली इन एटम्स पे ही रहते हैं. लेकिन अगर सपोज ये आयन एक दूसरे को डिस्टॉर्ट करे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज क्लाउड को अपनी तरफ कुछ ऐसे करे, डिस्टॉर्ट करे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से डिस्टॉर्ट हो, तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वैलेंस शेल का, ये एक तरीके से क्या हो रहा है, सेंट्रल रीजन में आ रहा है. और धीरे धीरे जितना ज्यादा ये डिस्टॉर्शन होगा उतना ये क्लाउड एक कॉमन रीजन में आ जाएगा, इस कॉमन रीजन में आ जाएगा. और इसी चीज को हम बोलते हैं, मतलब एक्चुअली एक आयन का दूसरे आयन से डिस्टॉर्ट होना, या एबिलिटी ऑफ एन आयन टू डिस्टॉर्ट the other ion is called its polarizing power. तो एनायन भी कैटायन को डिस्टॉर्ट करता है, कैटायन भी एनायन को डिस्टॉर्ट करता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कैटायन की साइज छोटी होती है यूजुअली, चार्ज डेंसिटी कैटायन की ज्यादा होती है, तो जो कैटायंस होते हैं वो एनायंस को रिलेटिवली ज्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं कंपेयर टू एनायन कैटायन को. तो जो हम पोलराइजिंग पावर है, वैसे तो दोनों आयन के संग ही एसोसिएट की जा सकती है, बट नॉर्मली पोलराइजिंग पावर इज एसोसिएटेड विथ कैटायंस. और एक आयन की दूसरे आयन से डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी इज कॉल्ड पोलराइजेशन. पोलराइजेशन क्या है? टेंडेंसी of an ion to get distorted by other ion. इसे बोलते हैं पोलराइजेशन. तो वैसे दोनों ही आयन दूसरे से डिस्टॉर्ट होते हैं, लेकिन एनायन साइज में बड़े होते हैं रिलेटिवली. तो एनायन साइज में बड़ा है तो क्या वो अपने न्यूक्लियस से दूर हुआ, तो उसका क्लाउड
ज्यादा लाइकली है डिस्टॉर्ट होने के लिए, क्योंकि अपने न्यूक्लियस से दूर हो गया अट्रैक्शन से, कंपेयर टू एक आयन जिसकी साइज छोटी है और अपने न्यूक्लियस के क्लोजर है। तो जनरली पोलराइजेशन हम एसोसिएट करते हैं विद एनायन। वैसे तो दोनों ही होता है, पर पोलराइजेशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एनायंस। और ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, एनायन डिस्टॉर्ट हो रहा है, कैटायन डिस्टॉर्ट कर रहा है, खुद भी हो रहा है, यही धीरे धीरे क्या है, क्लाउड वैलेंस शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ गए, एंड दैट इज नथिंग बट कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो जितना ज्यादा कैटायन पोलराइजिंग होगा, एनायन पोलराइज होगा, वो बॉन्ड मोर एंड मोर कोवेलेंट होता जाएगा। 100% आयोनिक, 100% कोवेलेंट बहुत रेयरली होते हैं। तो इनफैक्ट हम अभी आगे पढ़ेंगे भी, फजान्स रूल करके बुक में भी दिया है। उसमें क्या होता है कि यूजुअली जिन बॉन्ड को हम आयोनिक की तरह परसीव करते हैं, उसमें रिलेटिव कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें होगा, किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो जो कोवेलेंट, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, इसमें पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन ज्यादा होगा, दैट विल बी मोर कोवेलेंट। तो हम वजांस रूल देखेंगे। पर यही जब इस तरह से चार्जेस डेवलप हो जाएंगे दो एटम के बीच, दैट इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो क्या होगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ, अब आप इस पे आते हैं, the existence of 100% ionic or covalent bond represents an ideal situation. In reality, no bond or a compound is either completely covalent or completely ionic. Even in case of covalent bond between two hydroatoms, अगर ये दो हाइड्रोएटम के ही बॉन्ड है, इनमें भी कुछ आयोनिक कैरेक्टर होता है, has some ionic character. When covalent bond is formed between two similar atoms, for example hydrogen, O2, Cl2, N2 or fluorine, the shared pair of electrons is equally attracted by the two atoms. As a result, electron pair is situated exactly between the two identical nuclei. The bond so formed is called non-polar covalent bond. जैसे H2 में क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड है, तो ना इस पे कोई चार्ज है ना इस पे कोई चार्ज है, तो ये बॉन्ड कहलाएगा नॉन पोलर बॉन्ड। लेकिन HF है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल बी अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इनके बीच का सेपरेशन है, मान लेते हैं आर। पहले तो ये मॉलिक्यूल बॉन्ड, ये जो है जो HF बॉन्ड है इज अ पोलर बॉन्ड। मॉलिक्यूल पोलर हो गया, तो यही चीज है HF के लिए बोल रहे हैं। More towards fluorine, since the electronegativity of fluorine is far greater than that of hydrogen. The resultant covalent bond is a polar covalent bond. As a result of this polarization, the molecule possesses the dipole moment. अब एक quantity होती है vector को, physical quantity, vector in nature, represented by mu. Dipole moment depicted below, which can be defined as the product of magnitude of charge and distance between the centers of positive and negative charge. जैसे ए बी कोई बॉन्ड बना, ए बी कोई बॉन्ड है, बी मान लेते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें इस पे नेगेटिव पोलैरिटी होगा, इस पे पॉजिटिव पोलैरिटी होगा, ये इन पे चार्ज हो गए। डाइपोल मतलब दो पोल, तो ये एक डाइपोल हो गया, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं आर है। तो डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज यहां क्या हो गया डेल्टा, और डिस्टेंस आर हो गई। अगर इसे हम SI सिस्टम में बोले तो यूनिट शुड बी कूलम मीटर। इट्स अ वेरी बिग यूनिट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। इवन इन फिजिक्स भी ये बड़ा यूनिट है, और केमिस्ट्री में तो मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत ही बड़ा है। तो जनरली केमिस्ट्री तो पहले तो देखो, which can be defined as the product of the magnitude of the charge and the distance between the centers of positive and negative charge, usually designated by a Greek letter. Mathematically, it is represented as, expressed as dipole moment equal to charge into distance of separation. It is usually expressed in Debye unit. मतलब ऐसा यूनिट तो ये है, पर केमिस्ट्री में जनरली ये डेबाई में करते हैं। तो 1 डेबाई इक्वल टू होता है 3.335 और एक CGS यूनिट भी होती है। CGS सिस्टम में ये होगा 10⁻18। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है CGS सिस्टम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज की यूनिट है। जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, SI सिस्टम में होता है 1.6 मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस साइन दे सकते हैं। पर अगर ESU से आपको CGS सिस्टम में चाहिए तो ये वैल्यू होती है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ESU is the unit of charge in CGS system. तो ये चीज, अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इतनी बातें तो यहां तक हुई है, ये याद रखने वाली डेटा है। फर्दर डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and by convention is depicted by a small arrow with tail on the negative center। जैसे फिजिक्स 4 में जो डाइपोल मूवमेंट है, ऐसा तो क्या है माइनस से प्लस, मतलब टेल
नेगेटिव सेंटर पे और एरो पॉजिटिव सेंटर पे। फिजिक्स में तो यही यूज की जाती है, डायपोल में यहां भी यही है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द but in chemistry presence of dipole moment is represented by the cross arrow। but dipole की डेफिनेशन तो यही है, अगर एक एरो से बताओगे तो एरो का टेल कहां होगा, नेगेटिव पे, हेड होगा पॉजिटिव पे। लेकिन केमिस्ट्री में जो डाइपोल मूवमेंट है वो जनरली ऐसे ना बता के एक क्रॉस्ड एरो से बताते हैं, और क्रॉस्ड एरो से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां ये जो क्रॉस होता है ये वाला, ये प्लस सेंटर पे होता है और ये माइनस सेंटर। But in chemistry, presence of dipole moment is represented by the crossed arrow put on Lewis structure of the molecule. The cross in the positive end and arrowhead is on the negative end. For example, the dipole moment of HF, जो HF हम बात कर रहे थे, ये ऐसा है, तो ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। This arrow symbolizes what? ये इंपॉर्टेंट है, द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हुए, एच से एफ की तरफ, इस तरफ चलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना मेनली। तो डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल। नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस्ड एरो इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस्ड एरो जो है वो अपोजिट है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट से। पीटर, ये डेबाई यूनिट जो है, एक केमिस्ट थे पीटर डेबाई, डच केमिस्ट थे, received Nobel Prize in 1936 for his work on X-ray diffraction and dipole moments. The magnitude of the dipole moment is given in Debye units in order to honor him. In case of polyatomic molecules, the dipole moment not only depend upon the individual dipole moments of bonds known as bond dipole, but also on the space arrangement of various bonds in the molecule. इसीलिए मैं तुम्हें ये VSEPR शेप और समझने के बाद बता रहा हूँ। आपके बुक में ये VSEPR से पहले दिया है, लेकिन BF3 का शेप ट्राइगोनल प्लेनर है या वाटर एंगुलर है, ये तो हमने बुक में कब सीखा, आफ्टर VSEPR सीखा। इसीलिए मैं इसे अभी बताऊँ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट पूरे मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करने के लिए आपको मॉलिक्यूल की शेप के बारे में भी आइडिया होना पड़ता है। ऐसा संभव है कि एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स पोलर हो, बट मॉलिक्यूल एज अ होल नॉन पोलर, बट अदर वे अराउंड इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं पॉसिबल है कि मॉलिक्यूल के सब बॉन्ड नॉन पोलर है और मॉलिक्यूल ओवरऑल पोलर हो। हाँ, बट ये संभव है कि बॉन्ड पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल एज अ होल नॉन पोलर। जैसे एग्जांपल ही देखें, अगर CO2, CO2 में हम जानते हैं CO2 लीनियर होता है, VSEPR से बता सकते हैं। तो CO2 में यहां एक डाइपोल है, बट बिल्कुल एग्जैक्टली एक डाइपोल अपोजिट है, एंड बी वेक्टर क्वांटिटी दे विल गेट कैंसिल आउट। अगर इसकी वैल्यू x है, ये भी x है, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन वाटर जो है, मतलब वाटर आपने ऐसे बनाया, और वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर की शेप तो लीनियर नहीं होती,
वाटर में ये लोन पे होता है। अच्छा एक एक डाइपोल मोमेंट तो ये होता है जिसमें ए और बी ऐसा हो, तो ये एक हुआ। और एक ऑर्बिटल डाइपोल भी होता है, ये बॉन्ड डाइपोल है। ऑर्बिटल की वजह से कोई एटम ए है, इस पे लोन पेयर है, तो ऑर्बिटल डाइपोल होगा इस एटम ए के न्यूक्लियस से इस क्लाउड की तरफ। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल डाइपोल, ये ऑर्बिटल डाइपोल है। ये पॉजिटिव सेंटर, ये नेगेटिव सेंटर डील होगा, लेकिन ऐसा। ये बॉन्ड डाइपोल हुआ, ये ऑर्बिटल डाइपोल। जैसे वाटर है, देखो बॉन्ड डाइपोल, लेकिन वाटर हम जानते हैं एंगुलर शेप का होता है। तो देखो यहां पे O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, एक तो ये हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। तो इन सब का रिजल्टेंट मिलके कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटीज है, दे आर नॉट एग्जैक्टली अपोजिट। एक रिजल्टेंट मिलके ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वाटर का डाइपोल मोमेंट होता भी है (6.17 dBi), which is quite a high value. 6.17 dBi अगर किसी केमिकल स्पीसीज का डाइपोल है तो उसे हम काफी हाई की तरफ ही मानेंगे। तो ये हुआ इस तरह से। म्यू आता है इसका डेबाई में आता है, ये डेबाई में नहीं, डेबाई में है डेबाई में इसकी वैल्यू है 1.85 डेबाई। और इसे अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.336 इस क्वांटिटी से, तब हमें कूलम में ही मिल जाता है। Which is quite high value, 1.85 dBi भी हाई वैल्यू है। लेकिन इधर BF2 है, BF2 अगर हम VSEPR से देखेंगे तो पता चलता है कि लीनियर होता है ऐसा। तो यहां पे एक डाइपोल ऐसा हो गया, एक डाइपोल ऐसा हो गया, तो ये बॉन्ड, इसमें बॉन्ड डाइपोल तो है लेकिन ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 हो गया वेक्टर क्वांटिटी से। म्यू नेट BF3 भी ऐसा ही होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इन दो का इसकी वैल्यू x है, ये x है, ये x है, तो ये क्या होगा, ये एंगल 120 है तो बीच में 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x cos 60, x cos 60, तो x हो जाएगा, और x sin 60 कैंसिल हो जाएंगे, और ये x cos 60 प्लस x cos 60 x हो गया, और ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। बात भी सही है, कोई भी अगर रेगुलर ज्योमेट्री हो
तो उसमें अगर एक डायरेक्शन से वेक्टर हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो होता है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें अगर हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा वेक्टर हुआ, ये वेक्टर हुआ, तो इसका रिजल्टेंट क्या? जीरो होता है। या कोई सेंटर से लग रहा हो ऐसा वेक्टर, ये जीरो होगा। एक स्क्वायर में लग रहा हो तो जीरो हो जाएगा। रेगुलर पेंटागन हो तो अगर सेंटर से सेम डायरेक्शन में आइदर टुवर्ड द वर्टेक्स या ऑल कमिंग टुवर्ड द सेंटर, रिजल्टेंट विल बी जीरो। हेक्सागोन में भी ऐसा ही होगा। एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हो तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन भी अगर हो जाए, CH4 है, CH4 में कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये ऐसा होगा। लेकिन इसमें हम कोई भी अगर तीन ले लें, जैसे ये तीन ले लिए, इनका रिजल्टेंट विल बी जस्ट इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द फोर्थ वन। जैसे कि ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, एक रेगुलर ज्योमेट्री है ये, तो मैं कोई भी तीन ले लू, जैसे मैंने ये तीन ले लिए, तो ये हो जाए, ये सी एच है ना, ये तो सी एच ऐसा हो गया एक्स। इन तीनों का रिजल्टेंट विल बी एग्जैक्टली इक्वल एंड opposite to this, and this will come mu net जीरो हो जाएगा। CCl4 है, जीरो होगा। PCl5 ऑल्दो यहां सब बॉन्ड के डाइपोल सेम नहीं होंगे क्योंकि इसकी लेंथ लॉन्गर होगी एक्सियल की देन इक्वेटोरियल, लेकिन ये तीनों सेम होंगे तो ये प्लेन में कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों सेम होंगे, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे 180 पे। तो ओवरऑल म्यू नेट, ऑल्दो ऑल विल नॉट हैव सेम डाइपोल मोमेंट, इन दोनों का एक्स एक्स होगा, इन तीनों का वाई 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 होगा, बिकॉज बॉन्ड लेंथ सब जगह सेम नहीं है। हाँ, लेकिन SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है एज पर VSEPR। यहां तो बॉन्ड भी सब सेम होंगे, तो इसका म्यूनेट, इसका बॉन्ड, इसमें बॉन्ड SF बॉन्ड पोलर है, SF में पोलरिटी है, लेकिन म्यूनेट जीरो है। IF7 इसमें भी वही, IF बॉन्ड पोलर है, लेकिन IF7 आपका क्या पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, दैट विल ओवरऑल कैंसिल होके ये 5 इधर ही कैंसिल हो जाएंगे और ये 5 इधर इधर कैंसिल हो जाएंगे, ओवरऑल म्यूनेट जीरो होगा। तो इस तरीके से चीजें। इवन अगर कोई ऐसा हो TBP स्ट्रक्चर हो लेकिन इक्वेटोरियल प्लेन में तीनों लोन पेयर हो, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। एटम अगर डिफरेंट है, C हो जाए यहाँ, तो डेफिनेटली अलग होगा ही। तो ये चीज है। फिर ये केस देखो, let us study an interesting case of ammonia and NF3 molecule. Ammonia and NF3 molecule. Both the molecules as per VSEPR देखोगे तो एक लोन पेयर
और 3 बॉन्ड पेयर का सिनेरियो आता है। लेकिन यहां पे किसका डायपोल ज्यादा होगा, क्वालिटेटिव चेक करना है। तो ये क्यों, देखो यहां NH3 में इस वाले बॉन्ड का डायपोल ऐसा होगा, N की तरफ होगा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, और ऑर्बिटल डायपोल ऐसा। तो ये सब मिलके क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ एडअप हो रहे हैं। लेकिन यहीं पे इसको देखो, N और F में F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये N पे लोन पे ऐसा होगा। पर इसमें ये 3 मिलके क्या होंगे, नीचे की तरफ आएंगे, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दिस विल ट्राई टू कैंसिल आउट ईच अदर, क्योंकि ये तीनों रिजल्टेंट नीचे है, नीचे NF बॉन्ड्स का, और ये वाला ऊपर की तरफ, तो इसमें रिजल्टेंट आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो ये इसमें तो रिजल्टेंट आपका यहां पहुंच गया, 4.9 इंटू 10 पर -30, और वहीं पे ये NF3 का रिजल्ट नीचे की तरफ आता है मिलके ये कुछ, एंड द वैल्यू इज 0.8 इंटू 10 पर -30 कूलम मीटर। This is because in case of ammonia, the orbital dipole due to lone pair is in the same direction as the resultant dipole moment of the NH bonds. जो NH bond का dipole moment है रिजल्टेंट, उसी डायरेक्शन में ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट भी है। क्योंकि NF3 में क्या है, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ऑफ N और लोन पेयर का जो है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में देता जो NH bonds का डायपोल मोमेंट का सम है। तो they are not exactly cancelling, but they are trying to cancelling out। तो ओवरऑल वैल्यू मिला के बहुत छोटा सा रह गया। The orbital dipole because the lone pair decreases affect resultant NF bond movements which is a low dipole moment of NF3 as represented below। डायग्राम दिया भी है। अच्छा, अब dipole moments of some selected molecules। जैसे AB टाइप का मॉलिक्यूल है, HF है, HCl है, HBr है, HI है, H2 है। जैसे पहला जो HX टाइप का है, तो एक बात नोट करो, कुछ बातें और भी, कि मेरे पास जैसे HX है, ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, X हेलोजन है, ये इनका सेपरेशन है R, और ये चार्ज है, दिस वैल्यू इज Q। हम जब डायपोल में Q लेते हैं तो कोई एक लेते हैं, अगर इस पे डेल्टा इस पे डेल्टा, हम एक डेल्टा लेते हैं क्योंकि ओवरऑल तो मिला के 0 है, तो हम डेल्टा लेते, तो इसका जो म्यू होगा वो जाएगा। अब एक देखो, HF में चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज्यादा है, पर डिस्टेंस कम होगी। HCl में चार्ज हल्का कम हो जाएगा पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, Cl बड़ा एटम है। HI में और चार्ज और कम हो जाएगा, डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिटी और कम हो गया, पर डिस्टेंस और बड़ी हो जाएगी। यानी एक फैक्टर छोटा हो रहा है, एक फैक्टर
बड़ा हो रहा है, हमें चाहिए प्रोडक्ट। तो ज्यादातर केसेज में जो चार्ज फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेंट वाला होता है। इसीलिए देखो HF में डिस्टेंस छोटी है लेकिन चार्ज सेपरेशन चार्ज ज्यादा आएगा, फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो यूजुअली दिस चार्ज फैक्टर इज अ मोर, और ये कब ज्यादा आएगा, जब ज्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चार्ज सेपरेशन अच्छा खासा हो, तो मोर डोमिनेंट फैक्टर इन जनरल। कहीं कोई आएगा एक्सेप्शन तो वहीं पे डील करेंगे, वहीं याद रखेंगे, पर इन जनरल। तो इसीलिए देखो म्यू ऑफ HF कि डिस्टेंस तो एक्चुअली HF की सबसे छोटी है, फिर HCl उससे बड़ी है, HBr उससे बड़ी है, HI उससे बड़ी है, लेकिन चार्ज HF के लिए सबसे ज्यादा है क्योंकि डिफरेंस सबसे ज्यादा वहां पे। फिर Ab2 H2 लेकिन है, उसका म्यू 0 है। BF2 इसलिए 0 है, BF2 इस कैटेगरी में आ जाएगा कि बॉन्ड तो डाइपोल है लेकिन सिमेट्रिकली कैंसिल हो गया। CO2 भी ऐसे ही आता है, लेकिन H2S में देखो H2S में अगेन दोनों का शेप सेम है, एंगुलर, लेकिन ज्यादा किसका है, वाटर का, क्योंकि HS बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी लेकिन चार्ज कम होगा, क्योंकि H2 में चार्ज ज्यादा आएगा OH में, क्योंकि O और H का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बड़ा है। तो देखो ये कहीं ज्यादा है, नियरली डबल है, डबल से ज्यादा ही है थोड़ा सा, तो ये बैंड शेप का ही होगा। AB3 में BF3 वो हो गया जो कि सिमेट्रिकल है, लेकिन NH3 NF3 अभी हमने देखा ये डेबाई में दिया हुआ है, माइक्रो डेबाई इनफैक्ट, नहीं माइक्रो नहीं है, म्यू है डेबाई में, और म्यू इज फॉर डाइपोल मोमेंट। ट्राइगोनल पिरामिडल है तो देखो इसका आया नॉन जीरो, इसका ज्यादा आया, इससे कम, कि इसमें ऑर्बिटल डाइपोल की डायरेक्शन सेम ही है जैसी बॉन्ड डाइपोल की है, जबकि इसमें अपोजिट इलेक्ट्रॉन दे आर ट्राइंग टू कैंसिल आउट। BF3 तो सिमेट्रिकली कैंसिल हो जाएंगी चीजें। CH4 सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल है, CCl भी 0 टेट्राहेड्रल है और सब सेम है, लेकिन CHCl3 क्लोरोफॉर्म में है। इनफैक्ट ये जो चार है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखो। ऐसे सोचो इसको, इतना हो गया, ठीक है। CH4 पार्टली या पूरा सेट के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है। CH4 तो क्या हो गया, सिमेट्रिकली टेट्राहेड्रल है, ये ऐसे, तो म्यू रिजल्टेंट विल बी 0। अब सोचो, अच्छा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, कहीं भी H हटा के एक Cl जोड़ो एक ही जैसी बात है, आप यहां हटा के जोड़ो तो चीज इस तरफ हो जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि ये पोजीशन इससे कोई अलग है, इट्स अ रेगुलर ज्योमेट्री। मतलब हम यहां हटाते हैं तो ये क्या होगा, C, ये इस तरफ है, तो ये तीनों एडप हो गए ऊपर जा रहे हैं और ये ऊपर ही जा रहे हैं, तो ये ओवरऑल बढ़ जाएगा। फिर CH2 Cl2 में क्या होगा, ये इधर जा रहे हैं, तो क्योंकि ये एक इस तरफ आ गया तो ये इस वाले से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ दे रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ है लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है। फिर अगर ऐसा आ गया
तो थोड़ा और कम हो जाएगा। और CCl4 में क्या हो जाएगा, फिर से चीज सिमेट्रिक हो जाएगी, है ना। तो ये म्यू फिर से 0 हो जाएगा। यानी इनमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा हुआ, म्यू CH3Cl। उसके बाद CH2Cl2, फिर क्लोरोफॉर्म जो यहां दिया है, फिर ये, और ये तो 0 ही है, दो 0 ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। समझे, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। कोई और हेलोजन भी हो सकता है उसके, कोई और यू में है, Br भी हो सकता है उसी तरह से, मतलब सभी Br हो जाए, Cl की जगह Br हो जाए, सेम मतलब ये मैंने बता ही दिया। PCl5 तो क्या होता है, तो इसमें सब बॉन्ड के डायपोल सेम नहीं होंगे, लेकिन ये मिलके कैंसिल हो जाएगा और ये वाला मिलके कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली म्यूनेट 0 ही आएगा। ये हो गया, ठीक है, इतना पहले इतना है बस। अच्छा, अब कोई ये पूछे कंपेयर म्यू कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ये इनको कंपेयर करना है। पहले स्ट्रक्चर बनाओ, PCl3F2 और PCl2F3 अगर दो तरह से आप निकालो, VSEPR से निकालोगे तो दे विल कम TBP। लेकिन TBP में क्या चीज था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दे फर्स्ट ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, जैसे ये इधर गया, फिर F ये आएगा, फिर ये यहां पे क्या होगा, F गया, तो एक देखो इसमें ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, तो ये प्लेन में तीनों एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों इधर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका म्यूनेट लेकिन इस वाले में एक्चुअली यहां पे ये अगर पीएफ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ए है, ये ए है,
तो ये सेम नहीं होगा, ए बी होगा, ए विल बी ग्रेटर देन बी, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ तो इसकी होगी पीसीएल है, पर ये दोनों में सेम नहीं होंगे, तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पर इन तीनों के डायपोल मोमेंट तो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, दे विल ट्राई टू कैंसिल आउट, बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इनका रिजल्टेंट ये कैंसिल आउट होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, तो इसमें एक डायपोल मोमेंट म्यू विल नॉट बी, यानी म्यू ऑफ दिस विल बी हायर देन म्यू ऑफ, ये चीज। तो ये नॉन जीरो आता है, ये जीरो आता है। अच्छा, अब इसकी समझो, एक एक्सपेरिमेंटली चीज चेक करते करते डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है वो वाला, ये चीज जैसे ये बता दिया ए बी टू लीनियर है तो ये सब जीरो है, ट्राइगोनल प्लेन है तो इनके भी जीरो आएंगे, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिक है जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा, ये जीरो, ये तो जीरो वाला है, स्क्वायर प्लेनर है, दो लोन पे ऊपर नीचे होंगे, चार ऐसे होंगे तो ये भी जीरो होगा। अच्छा, अब अगर हम किसी ये चेक करने के लिए कि मॉलिक्यूल जो है वो पोलर है या नॉन पोलर, क्या करते हैं, एट्रैक्शन ऑफ अ पोलर लिक्विड टू एन इलेक्ट्रिफाइड रॉड, एक ऐसा डायग्राम सोचो, मान लो इसको ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड आया और यहां इस ट्यूब में एक लिक्विड को, कोई भी जो कंपाउंड की बात हो रही है उसे लिक्विड फॉर्म में फिल कर दिया, यूजुअली लिक्विड फॉर्म में फिल करते हैं, तो अगर वो सब्सटेंस नॉन पोलर है, उसमें ओवरऑल कोई पोलैरिटी नहीं है, तो क्या होगा, वो इस इलेक्ट्रिफाइड रॉड से अट्रैक्ट नहीं होगा, और वो जो इसकी स्ट्रीम है वो सीधी स्ट्रेट चली जाएगी, रॉड रखी रह जाएगी लेकिन ये इस तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल पोलर है तो उसका जो पोलैरिटी का जो नेगेटिव एंड है, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव एंड, तो ये जो स्ट्रीम है इट विल नॉट बी लीनियर, ऐसे हो जाएगी यहां पे, लेकिन सीधी चली जाएगी। तो ये सजेस्ट करता है कि मॉलिक्यूल जो है, जो आपने ट्यूब में लिया है, यहां पे पोलर है और ये बताता है नॉन। कभी का जैसे क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है कि किसी तरीके का, मतलब ये तो ज्यादा सुंदर बना के दिया हुआ, उन्होंने उतना बस एक रॉड लगा दी थी और एक ट्यूब दिखा दिया था और उसमें 8-10 मॉलिक्यूल दे दिए थे और उसका बिहेवियर दे दिया था कि वो स्ट्रीम बेंड हो रही है इस तरीके की, तो याद कि ये जो मॉलिक्यूल्स इसमें फिल करेंगे तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बिहेव एज गिवन इन द डायग्राम, दे आर लुकिंग फॉर पोलर मॉलिक्यूल। अगर ये डायग्राम दे दे तो दे आर लुकिंग फॉर कि उनमें से नॉन पोलर कौन से, तो इस तरीके से इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था, समझ में। जैसे वाटर फिल करेंगे तो क्या होगा, मान लो जैसे लेफ्ट वाटर फिल किया, पोलर है, पर CCl4 फिल किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन पोलर लिक्विड, तो अट्रैक्ट नहीं हुआ। यहां पे CCl4 फिल किया, इसमें यहां वाटर फिल किया, ठीक है। तो एक चीज है, ठीक है, समझ में आई बात।
कुछ एग्जांपल्स और देखो। जैसे ये हमने C2H4 स्ट्रक्चर को पढ़ा भी था। sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ पे हमने जैसा मैं आइसोमर से बताया था कि इसमें रोटेशन इजीली नहीं हो पाता है। तो इसमें अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्ट्रक्चरली दे आर सेम, they are not structure, they are structure, they are not structure, their structures are same, but स्पेस में इनका अरेंजमेंट अलग है। ये CL अलग डिस्टेंस है, अलग है, और ये एक दूसरे में तब तक कन्वर्ट नहीं होंगे जब तक कोई बॉन्ड और थोड़े ना जाए। तो कोई इनके कंपेयर करने को बोले डाइपोल में। अभी जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो ये स्टीरियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, ये ट्रांस होता है, ये सिस होता है। और देखो इसमें तो पूछे इनके म्यू का क्या होगा, तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये सब एक प्लेन में एटम है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो ये आपस में क्या होगा, दिस विल गेट कैंसिल एंड दिस विल आल्सो गेट कैंसिल। एक ही प्लेन में, ऐसे ऐसे, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक प्लेन में ये ऐसे आ रहा है, कैंसिल हो गया इसका म्यू। लेकिन इसमें क्या है, ये ऐसे गया, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, तो पहले तो ये दोनों एडअप होके ऐसे हो गए, ये दोनों एडअप होके ऐसे हो गए, इनके बीच में 120 डिग्री मान भी रहा एंगल ये वाला। तो ये दो वेक्टर होगा, ये वेक्टर है, ए वेक्टर है। अच्छा आपने ये पढ़ा होगा कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, और ये इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना। पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट हो जाता है ये वाला, जिसकी वैल्यू ये आ जाती है सॉल्व करके। और ये एंगल अल्फा क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका b साइन थीटा बाई ये वैल्यू आपकी हो जाएगी a प्लस b कॉस थीटा। एंगल ऐसे निकलता है ये वाला, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, a प्लस बी कॉस, ये b को इधर पैरेललोग्राम लॉ से इधर ले गए, b कॉस थीटा, ये b साइन थीटा, तो ये एंगल, दिस एंगल अल्फा इज मेकिंग विद द b इज मेकिंग विद द रिजल्टेंट इज मेकिंग विद a, दिस इज द एंगल। जब मैं ऐसा लिखता हूं b साइन थीटा, तो दिस इज द एंगल which the resultant is making with A, resultant is making with A। जब मैं ऐसा लिखूं तो ये हो गया, तो यहां पे मान लो इसके A है और एंगल इसमें 120 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री है इनका, ये ऑर्बिटल्स क्या sp2 ये एंगल 120 होगा। तो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर कॉस 120, मतलब माइनस कॉस 120 कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 60, यानी माइनस हाफ। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, रिजल्टेंट वुड बी ए हो जाएगा। किस तरफ, इस तरफ, ऐसे नहीं, कॉस 120 माइनस हाफ हो गया ना। ऐसे भी सोचो ना, अगर मेरे पास ये हो
ये 120, तो ये 60 हो गया, ए कॉस 60, ए कॉस 60 एडअप हो गए ए, और ये तो आपस में ए साइन 60 कैसे आएगा? वो तब आता जो एंगल 60 डिग्री होता, जो तुम बोल रहे हो, वो तब आता जब एक ऐसा होता और एक 60 डिग्री पे होता, तब ये √3 आता। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसका म्यू नॉन जीरो है, इसका म्यू जीरो हो गया। तो एक ये आई बात समझ में? अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, पहले वाला एक्चुअली बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग प्लेनर रिंग होता है, तो बेंजीन रिंग के दो एच को हटा के हमने Cl को अटैच कर दिया। तो एक्चुअली तो पहले वाले में अगर इसको सोचे, क्लियर स्ट्रक्चर ऐसा है। तो इसमें देखो,
अगर इस सी एच का मान लो इस तरफ ऐसा है, ये ऐसा है, तो दे विल गेट कैंसिल। एक ही प्लेन में दे विल गेट कैंसिल। और इस सीसीएल का इसका ऐसा होगा, तो इसका तो म्यू, इसका म्यू जीरो हो गया। इसका क्या होगा, तो यहां एच है, ये एच है, ये एच है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये एच है, ये इस तरफ जा रहा होगा, ये सीसीएल भी इस तरफ जा रहा होगा। मान लेते एक्स है, ये वाई है, तो ये इस तरफ क्या हो गया, नेट मिलके एक्स प्लस वाई, ये इस बॉन्ड का। और यहां क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो गया, ये इधर गया, ये भी इधर गया, तो ये भी एक्स प्लस वाई हो जाएगा। मान लेते एक्स प्लस वाई को म्यू कह लेते हैं, और इनके बीच में एंगल क्या है, 120 है। तो कोई भी ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला 120 हुआ। तो अगर इसको ये वैल्यू रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, म्यू स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर कॉस 120, यानी माइनस कॉस, माइनस हाफ हो जाएगा कॉस 120। तो ये कैंसिल हो गया, म्यू हो गया। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये एच एच ये कैंसिल हो जाएगा, ये एडअप होगा, ये एडअप होगा, तो ये मिलके आएगा ऐसा, ये एक्स प्लस वाई, ये भी एक्स प्लस वाई, लेट से म्यू। देखिए ये एंगल 60 है, ये और तो ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू स्क्वायर कॉस 60 यानी √3 नहीं, कॉस 60 कितना हो गया, 1/2। तो ये हो गया रूट, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, इस वाले का 1/2 का। उसके बाद 1/3 वाले का, सबसे कम 1/4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम, इसका 1/3 से 1/3 बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं, ये 1/4 बोलते हैं। तो ये म्यू जीरो, ये मैक्सिमम, और ये उससे कम। समझे, ये सोचो। ये ऐसे भी समझो, पहले वाला जो C2H4 वाला था, मान लेते हैं ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, ये वो था सिस फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, ये सी की तरफ होगा, सी एच बॉन्ड का ये इधर, तो ये एडअप हो गया, ये एडअप हो गया और मिलके अल्टीमेटली। लेकिन अगर ये
ये इधर है सीसीएल की तरफ, ये इधर क्या तो कैंसिल हो गया एक ही प्लेन में, ये इधर है ये इधर है, पर ये वेक्टर्स हैं एक ही प्लेन में तो कैंसिल हो जाएंगे। पैरेलल वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, जैसे इधर आया ये इधर, एक ही प्लेन में एक ही लाइन में, लाइन एक नहीं है लेकिन एंगल उनके बीच में 180 है, तो जीरो जाएगा, ऐसे ही ये चीज। तो ये जीरो वाला हो गया था। इनफैक्ट ये वो चीज है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन इस तरह से होता है, ये sp2 सब sp2 होते हैं, और डी लोकेलाइज वो एडवर्टाइज पढ़ते हैं कि ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये बाकी सब एच है तो भी जीरो हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। अभी हमने क्या देखा था, जैसे ये आपका हो गया जो पहले वाला मॉलिक्यूल है, सोचो ये वाला, ये एच है बाकी सब एच है, तो ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए एक प्लेन में। लेकिन फिर ये हो गया 1,3 ऐसा, तब क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये एच सी है तो ये इस तरफ एडअप हुआ, ऐसे वेक्टर आया, ये ऐसे आया, बीच में एंगल 120, ये और ये, तो इनका रिजल्टेंट वो आ गया था, म्यू आ गया था x+y। लेकिन अगर ऐसे आ गया तो ये तो कैंसिल हो गया, पर ये एडअप हुआ x+y, ये एडअप हुआ, पर ये रिजल्टेंट ये आपस में 60 डिग्री पे, तो इसका √3 म्यू आ गया ये चीज। अब ये नीचे वाला देखो, क्या ये किसी का जीरो किसी का कुछ ऐसा होगा या कुछ अलग? देखो ये स्ट्रक्चर एलिन टाइप है, प्लेनर नहीं है, ये आपका स्ट्रक्चर ये वाला है, मैंने स्ट्रक्चर में पढ़ा है, उसे पढ़ते समय ये स्ट्रक्चर ये है, प्लेनर नहीं, ऐसा नहीं कि ये और ये अपोजिट, ऐसे नहीं है। तो एक चीज देखो, इसमें ये दोनों मॉलिक्यूल कुछ अलग ही नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये Cl एक तरफ है और ये Cl अपोजिट है। अगर मैं जैसे इसके रेस्पेक्ट में देखो, जैसे इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों है, अगर मैं इसको ऊपर इसको नीचे कर दूं तो क्या फर्क पड़ता है, उतनी ही डिस्टेंसेज वैसे ही इधर है। सी इस रेड बॉल की जो डिस्टेंस यहां से है वही बिल्कुल यहां ने पे वो डिस्टेंस ही यहां, इधर होता तो बदल थी, तब ये अलग है ये अलग है ये वाला, लेकिन यहां तो ये प्लेन में नहीं, ये तो प्लेनर नहीं है ना,
तो पहली बात तो ये दोनों मॉलिक्यूल अलग नहीं है, ये सेम ही है। आगे जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो बोलेंगे इस वाले ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होता, ये हो उल्टा कर दो तब भी एक ही रहती है बात। अब देखो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये CH है, ये CCl है, तो CCl का बॉन्ड इधर है, डाइपोल इधर है, C का इधर है, तो इसका रिजल्टेंट इस प्लेन में कुछ आएगा। ये दोनों बॉन्ड, ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में है, तो इसका रिजल्टेंट इस प्लेन में कुछ आएगा। अगर आप सोचो तो ये हो गया ये वाला वेक्टर, ये हो गया ये वाला वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन इसका प्लेन ये वाला होगा। तो दो वेक्टर भी कैंसिल तभी होंगे जब वो एक प्लेन में एंटी पैरेलल हो, चाहे एक लाइन पे ना भी हो, ठीक है, उनका प्लेन ही अलग हो जाए, को प्लेनर ही ना हो, दे विल नॉट गेट कैंसिल। तो इनका रिजल्टेंट सेम, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दे आर नॉट को प्लेनर। इनका रिजल्टेंट इस प्लेन में है, इसका रिजल्टेंट इस प्लेन में, दे विल नॉट गेट कैंसिल्ड आउट। तो पहली बात तो ये दो अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, और इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये सब एटम्स, ये मॉलिक्यूल ऐसे ही रहे, पर मान लो ये सब हाइड्रोजन हो जाए, तब ये वेक्टर सेम हो गया, तो इसका रिजल्टेंट तो इस प्लेन में आएगा, लेकिन वो इसके मिडिल में आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम हो गए, तो इस प्लेन में आएगा, पर रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा ऐसे, और इसका रिजल्टेंट इस प्लेन में आएगा, पर यहां कहीं आएगा। तो ये प्लेन सेम नहीं है, लेकिन जो रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम थे, तो रिजल्टेंट इसका, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्टेंट इसका यहां आएगा, इसका यहां आएगा, और ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, ये और ये, इसलिए वो कैंसिल हो जाएंगे। यानी अगर आपको ये दिया हो, इफ समवन हैज गिवन यू then its mu is, इसकी जगह कोई और भी एलिमेंट हो सकता है, Cl, सब जगह Cl हो जाए तब भी चलेगा, भाई सब एटम यहां पे इन दोनों का, ये दोनों सेम है, म्यू नॉन जीरो, ठीक है। अच्छा, अब एक ये देखो, H2O2, H2O2 का म्यू क्या होता है? तो H2O2 स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, H2O2 structure is a open book स्ट्रक्चर। मैं जैसे अगर मैं एक किताब को खोलता हूं,
ऐसा ओपन बुक, ओ ओ, एक एच इस प्लेन में, एक एच इस प्लेन में। तो इस OH का डाइपोल और इसका डाइपोल बॉन्ड डाइपोल सेम होता है, बट दे आर नॉट इन सेम प्लेन, तो देन डोंट गेट कैंसिल। तो इसका भी म्यू नॉन जीरो होगा। हाँ, सेम प्लेन और अपोजिट हो जाए और एंटी पैरेलल हो तभी। दो वेक्टर अगर जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर इधर है, सपोज एक वेक्टर इस दीवार पे है और एक वेक्टर इस ग्राउंड पे है, तो दे आर नॉट प्लेनर, एक प्लेन ही नहीं है, तो उनका वैल्यू सेम होने से वो दे विल नॉट कैंसिल, वो ऐसे इजी कैंसिल नहीं होंगे। फिर जैसे ये होता है, कार्बन या sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये मतलब ये तो एक प्लेन में ही, पर ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है नाइट्रो एसी लाइन में, तो ये भी एक ही उसी प्लेन में एक लाइन में है, तो यहां पे भी ये म्यू मिलके नेट जीरो हो जाएगा। क्लोरो ग्रुप से एक एटम आने से तो था ही, कोई बात ही नहीं थी, ये तो जीरो था ही, है ना, एक एटम तो उसी प्लेन में ही आएगा। इवन अगर यहां पे नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो नाइट्रो ग्रुप भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये सब भी एटम एक ही प्लेन में, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है उसी प्लेन में ही, तो ये भी सिमेट्री से म्यू। लेकिन अगर देख के लगता है जैसे सब ऐसे तो OH OH है, ये भी जीरो है, मतलब आपको ऐसे दिया हुआ होगा एक्चुअली, और कोई पूछे इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नेट देख के लग रहा है OH OH कैंसिल हो जाएगा, नहीं, इसमें ये स्ट्रक्चर बहुत कुछ ऐसे ही आता है। फिनाइल रिंग यहां आ जाएगी, ये O, ये O, एक एच इधर, तो इसका म्यू, इसकी जगह SH भी हो सकता है सेम, क्योंकि S तो उसी ग्रुप का ही है, तो यहां पे SH होने से भी दोनों तरफ SH हो जाए, इनका भी म्यू, ठीक है। ओपन बुक तो ये तो पहले कुछ क्वालिटेटिवली एस्ट्रो हाइड्रोपेरोक्साइड का ये इस तरीके का जो हो गया। अब कुछ बातें जो न्यूमेरिकल्स कम ही आते हैं, पर आता है एक टाइप का न्यूमेरिकल काफी आता है। एक तो क्वेश्चन क्या होगा, न्यूमेरिकल टाइप में क्या चीज आएगी इसके, एक तो यही आ सकता है कि कोई ए बी मॉलिक्यूल है, इन पे चार्ज दे दिए जाए, चार्ज की वैल्यू दी हुई हो, ये चार्ज है और इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ हो, चार्ज को हम
अगर चार्ज कूलम में है, सेपरेशन मीटर में, तो पहले कूलम मीटर में निकाल लेंगे, फिर डेबाई में चेंज करना होगा तो उसे 3.36/10⁻30 से डिवाइड कर देंगे टू गेट इन टू डेबाई, क्योंकि 1 कूलम मीटर इज 1 डेबाई इज 3.336 कूलम मीटर। तो एक तो सीधा है, पर एक होता क्या है, एक कहीं का क्या होता है, आपको म्यू ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई होती है, गिवन है, और चार्ज दिया है एक एटम पे, और सेपरेशन दिया हुआ है। आप बोलो अब ये क्या चीज है, जब दोनों ही चीज दिए तो फिर ये, तो म्यू ऑब्जर्व क्या, एक्सपेरिमेंटली भी डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है। पर आपको जो डिस्टेंस दी हुई है और जो चार्ज दिया हुआ है, यानी क्या मतलब, आपको एक चार्ज चाहिए ए और बी पे, ये डिस्टेंस है, तो आपको बोला जाएगा कि आप ये पर्टिकुलर डिस्टेंस लो। अगर ये बॉन्ड जितना ज्यादा आयोनिक तरीके से बिहेव कर रहा होगा, उतना ये आपकी जो आर की वैल्यू है और जो चार्ज है वही रह जाएगा, चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा। तो जितना ज्यादा आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जैसे आप ये कैलकुलेट जब करते हो Q/D, तो बेसिकली थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, ये मान के कि चार्ज एटम पे रिजाइड कर रहा है और डिस्टेंस इनके बीच में डी है, लेकिन होता क्या एक्चुअली, पोलराइज होता है, पोलराइज हो रहा है तो चार्ज भी हल्का सा, जो आप सोच रहे हो एग्जैक्टली एक ने बीच नीचे में चला जा रहा है, और दूसरा डिस्टेंस क्या ले रहे हो आप, डिस्टेंस तो बुलंद होती जा रही है ना। अगर क्लाउडी बगल में आता है, पास आता जा रहा है, तो डिस्टेंस तो जो आप थ्योरेटिकली सोचे तो उससे डिस्टेंस कम हो रही है और कुछ एवरेज और आ रही होगी। तो जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से अलग होती जाएगी और छोटी मतलब अलग होती जाएगी, कोवेलेंट फैक्टर बढ़ता जाएगा। तो एक चीज होती है म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल आपको चार्ज दिया इनटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दी, और ये एक्सपेरिमेंटल है ऑब्जर्व। दिस रेशियो इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ ionic character in the bond, fraction of ionic character in the bond, और इसी चीज को फ्रैक्शनल चार्ज ऑन द एटम भी बोलते हैं, कि जो आप चार्ज सोच रहे थे अल्टीमेटली कितना फ्रैक्शन उसका एटम्स में रह गया, वो एग्जैक्टली आयोनिक नहीं रह गए, कितना फ्रैक्शंस रह गए। परसेंटेज है तो जो क्वांटिटी आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक चीज बताता हूँ,
वैसे क्वेश्चन देखो 18 लिख लो एक बार। Molecule AB has a bond length this much angstrom and a dipole weight of 0.38 debye. ये एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट है। द फ्रैक्शनल चार्ज ऑन ईच एटम एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड इज, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में सीजीएस सिस्टम में इतना। तो देखो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है फ्रैक्शनल चार्ज का, मैग्नीट्यूड जो होने वाला है म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू थियोरेटिकल। म्यू ऑब्जर्व क्या दिया हुआ है 0.38 डेबाई, तो डेबाई में वो ईएसयू में कितना था इंटू 1 डेबाई का था 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्व हो गया। थ्योरेटिकल क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन में प्लस माइनस होता तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू अगर एग्जैक्टली वहां पे हो प्लस माइनस तब तो पूरा ये चार्ज होगा, पर चार्ज तो डेल्टा की टर्म में रहता है, तो उसी से तो यहाँ पे एक बार वो लिखो थ्योरेटिकली जब चार्ज देते, थ्योरेटिकली क्या मानेंगे एक इलेक्ट्रॉन पूरा यहां चला गया, एक से निकल गया एक पे चला गया, तो ये चार्ज लिया इनटू डिस्टेंस क्या दी हुई है, हमें सेंटीमीटर में चाहिए पड़ेगा तो हमें ईएसयू सेंटीमीटर, तो ये तो ईएसयू हो गया। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻8 सेंटीमीटर होता है, तो 1.67617 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो देखो -18 कट गया, 0.38 डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करते हो तो 0.05 आ जाएगा, यू विल गेट 0.05 वैल्यू मिल जाएगी। यानी जो फ्रैक्शनल चार्ज है, मतलब जो बेसिकली आप सोचा थे कि एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है एक एटम पे, एक पे प्लस एक पे माइनस, एक्चुअली पूरा एक्चुअल होने पे वो उसका केवल 0.05 टाइम्स रह गया, फ्रैक्शन में ऐसे आ गया। और अगर इसमें परसेंटेज कोई पूछे आयोनिक फ्रैक्शन आयोनिक करेक्टर कितना है 0.05, परसेंटेज में 5%, 5%, दिस बॉन्ड हैज 5% ionic character, 100 minus 5 95% covalent character, 100 minus percent ionic character is, उसको पहले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, विल गेट परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर, मेनली ये बॉन्ड कोवेलेंट है, समझे। तो यहाँ पे 0.05 ही आ गया, समझ में।
तो ये वाला क्वेश्चन जो जेई मेन में आया, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव सिग्निफिकेंट म्यू, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। इसका तो जीरो होगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, सी एन लीनियर हो जाएगा, एस पी हैबिटाइज, ये लेकिन नहीं होगा। देख के लगा ये भी जीरो हो जाए, ये तो ठीक है, आप ये भी लगा जीरो हो जाए, लेकिन ये दोनों हो गए ओपन बुक स्ट्रक्चर। तो आंसर विल बी 3 एंड 4। धीरे धीरे समझ में आएगा, सीखे, मतलब लेकिन ऐसे सोचो, अगर मेरे पास भाई ये बेंजीन का स्ट्रक्चर तो प्लेनर होता है, तो ठीक है, बहुत sp2 है। फिर यहां पे झटा के सी आया, और यहां पे CN एक ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे सोचो, तो CN क्या है, sp हाइब्रिड, यानी ये जो इससे दो एटम जुड़े वो क्या होने चाहिए, एक लाइन में। तो ऐसे लिखा हम ऐसे देते हैं, तो एक्चुअली लिखना ऐसे चाहिए नहीं, होता ही ऐसे है, तभी तो ये तीन एक लाइन में आ पाएंगे। और ऐसे ये भी, और जो लीनियर है, जो इसके संग लीनियर है और ये एटम इसके संग प्लेन में है, तो डेफिनेट प्लेनर भी है, तो यानी ये तो क्या होगा, कैंसिल, बिल्कुल सिमेट्री अपोजिट, ये कैंसिल, ये कैंसिल। Cl तो केवल सिंगल ही एटम था। NO2 क्या है, NO2 लीनियर नहीं है, लेकिन NO2 प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये एन आया, ये एन sp2 है, तो ये तीन एटम जो है, ये वाला, ये और ये एक प्लेन में होना चाहिए, तो जब ये इसके इसी प्लेन, तो ये मॉलिक्यूल के प्लेन में भी हो गया, है ना, ये इस प्लेन में, ये इस प्लेन में, तो सब sp2 है, तो ये ऐसा ही हो जाएगा, ये इसके संग, क्योंकि अगर हो सके तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होगा, आगे हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन, तो ये इसके संग कॉन्जुगेशन में भी चला जाता है, तो NO2 आएगा, ऐसे ये भी इसी प्लेन में हो गया, तो ये सब एटम एक ही प्लेन में हो गए, तो अगर इसका रिजल्टेंट कुछ भी आता है, तो इसका रिजल्ट उसके जस्ट अपोजिट आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये तो कैंसिल। लेकिन इस वाले में जो है, इसमें ये मॉलिक्यूल एक्चुअली एक प्लेन में ही नहीं होते, मतलब ये एक्चुअली इस तरह से होते, ये चीज, तो यानी ये सेम होने के बावजूद भी दे विल नॉट गेट कैंसिल्ड आउट। तो जो यानी एक रिजल्ट तो ये आपका हो गया, या फ्रैक्शनल चार्ज म्यू ऑब्जर्व,
म्यू थ्योरेटिकल का मतलब है ये जो डिस्टेंस आपको दी हुई है, चार्ज ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये म्यू ऑब्जर्व, तो जो रेशियो आएगा ये वैल्यू मान लो 1 आ जाए रेशियो में, मतलब वो बॉन्ड परफेक्टली आयोनिक है। फ्रैक्शनल चार्ज होने वाला जो चार्ज आप सोच रहे थे है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक ई एक माइनस ई वैसा ही है, तो यूजुअली ऐसा रहता नहीं। तो ये हुआ परसेंटेज ionic character will be fractional ionic character into 100, ये रिजल्ट हो गया। परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा बॉन्ड में, 100 माइनस परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। एक इक्वेशन है ना स्मिथ इक्वेशन, मतलब ये एक्चुअली डायपोल से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ बता देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जो इलेक्ट्रॉन इनकी जो ईएन वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज ऑन द पॉलिंग स्केल, उसका डिफरेंस मतलब मॉडुलस वैल्यू, जैसे 1 का 4 1 का 3 है तो वैल्यू हो जाएगा 1, माइनस प्लस 1 डिफरेंस। तो अगर हमारे दोनों आइटम सेम है तो क्या होगा, डेल्टा एक्स 0, यानी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 0 हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर 100% हो गया। तो ये पॉलिंग स्केल वैल्यूज लेके ये चीज, तो इसे हैने स्मिथ रिलेशन बोलते हैं। ग्राफिकली ऐसा होता है, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर डेल्टा एक्स, तो ये कुछ ऐसे जैसे जैसे ये पैराबोलिक कर रहे हैं बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर ऑलमोस्ट फिक्स हो जाए। तो जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ता है परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इंक्रीज द टेलर पॉइंट, उसके फिर और कोवलेंट करेक्टर निकाल लो, तो याद परसेंटेज आयोनिक करेक्टर दो तरीके से निकाल सकता है हमारे पास, दो रिलेशन, दो तरीके, एक तो हैने स्मिथ इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस सोर्स है, और एक ये म्यू ऑब्जर्व म्यू थ्योरेटिकल, और कोवलेंट कैरेक्टर 100 माइनस परसेंटेज चीज। फ्रैक्शनल चार्ज 20 तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हो गए। देखिए ये वही गया, NFC NS3 वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आ जाता है। गई
फजांस रूल नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हुए आगे जाएंगे। बुक में जैसा दिया एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, पर उसको भी थोड़ा सा अच्छे से, बट इसके भी एप्लीकेशन पे कुछ आते हैं, थोड़ा सा हाफ एन आवर इसको भी हम देंगे। बाकी तो भी बुक के हिसाब से एक फजांस रूल बचा है और हाइड्रोजन बॉन्ड बचा है, पर दो तीन चीजें, एक बैक बॉन्डिंग और एक ब्रिज बॉन्डिंग करके होता है जिसकी इंस्टेंस से आगे मिलती है, तो वो वाले उस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो एक वो पढ़ेंगे चीज, और एक ड्रैगो रूल और बेंट रूल, और एक वंडरवॉल फोर्सेस। पहले वंडरवॉल फोर्सेस सिलेबस में आपके थे, गैसेस स्टेट चैप्टर में आया था, लेकिन वो तो वहां तो पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं, कि वो चैप्टर सिलेबस में हमने पढ़ा, पर उस समय वहां नहीं पढ़ा था मैंने, हमने नहीं पढ़ाया था उस समय गैस लॉस के समय, तो वो पढ़ेंगे उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी हमारे पास एक वंडरवॉल फोर्सेस बचा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड थोड़ा सा देख लेंगे 10 मिनट डेफिनेशन बस, और आपका देन ड्रैगो रूल, बेंट रूल, और बैक बॉन्डिंग एंड ब्रिज फजांस। तो अगले 2 क्लासेस में मोस्ट प्रॉब्लम भी खत्म कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये उसका फिर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। संडे को ऑर्गेनिक आगे बढ़ाएंगे।